एवरीबॉडी, डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन, नेशनल कैपिटल टेरिटरी दिल्ली की वर्कशीट आ गई है बेटा। वर्कशीट नंबर 12 है और 1 अगस्त 2020 की वर्कशीट है। आज हम अपलोड कर रहे हैं जल्दी क्योंकि कल है ईद। सो बेटर कि हम लोग आज ही अपनी वर्कशीट पूरी कर लें और कल फेस्टिवल को आराम से मनाएं या फिर संडे को पूरी कर लें। फेडरलिज्म, हम लोग पिछली 2 वर्कशीट से फेडरलिज्म कर रहे हैं। पिछली वर्कशीट में पढ़ा हमने यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड द कंकरेंट लिस्ट। Today we are going to study more about the federalism. In federal structure, the relation between central government and the state government depends on various other factors than the constitutional provisions. जो सिर्फ किताबों में संविधान में लिखा है उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं बेटा फेडरलिज्म में जो सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट के रिश्तों को डिसाइड करती हैं। इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन हाउ डू रूलिंग पार्टीज एंड इट्स लीडर फॉलो द प्रिंसिपल्स ऑफ फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। ये इस बात पर भी डिपेंड करता है कि क्या रूलिंग पार्टी जो भी हैं स्टेट में या सेंटर में और उनके लीडर क्या फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट के प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हैं। In India, one party has ruled in center and most of the states for longer period of the time. इंडिया में क्या रहा, एक पार्टी सेंटर में भी रही बहुत सालों तक और फिर बहुत सालों तक वो इधर बहुत सारे स्टेट्स में भी रही। दिस चेंज सिग्निफिकेंटली आफ्टर 1990। 1990 के बाद ये तस्वीर बदल ली कि वो कांग्रेस सरकार जो थी, जो बहुत सालों से स्टेट्स में भी थी और सेंटर में भी थी, वो आखिरकार लड़खड़ाने लगी। दिस पीरियड सॉ द राइज ऑफ रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज इन मैनी स्टेट्स ऑफ द कंट्री। और इसी वक्त हमने देखा कि छोटी छोटी रीजनल पार्टीज बनी और पॉलिटिकल पार्टीज बनी बहुत सारे स्टेट्स में। दिस वॉज द बिगिनिंग ऑफ एरा ऑफ कॉलिशन गवर्नमेंट। और तभी से बननी शुरू हुई मिली जुली सरकारें, कॉलिशन गवर्नमेंट्स, जहाँ पर बहुत सारी छोटी छोटी पार्टियाँ मिलकर एक सरकार बनाने की कोशिश करती हैं एट द सेंटर। दिस लेड टू अ न्यू कल्चर ऑफ पावर शेयरिंग एंड रिस्पेक्ट फॉर द ऑटोनॉमी ऑफ स्टेट गवर्नमेंट्स। और इससे हुआ जब एक कॉलिशन गवर्नमेंट का दौर आया तब हमने देखा कि सेंटर में पावर शेयरिंग का कल्चर आ गया और उन्होंने स्टेट गवर्नमेंट्स की जो ऑटोनॉमी थी उसको रिस्पेक्ट करना भी शुरू किया क्योंकि वहाँ पर और पॉलिटिकल पार्टीज भी आ गई तो उनकी वैल्यू हुई। When power is taken away from central and state governments and given to local government, it is called decentralization. Decentralization of power क्या होता है बेटा, जैसे कि प्रिंसिपल मैम होती हैं स्कूल में, उसके बाद टीचर्स होती हैं, टीचर्स के बाद फिर मॉनिटर्स होते हैं, फिर मॉनिटर्स के बाद सब मॉनिटर्स होते हैं। तो क्या होता है, ये क्या होता है, हायरार्की है। प्रिंसिपल मैम के पास जो पावर है वो टीचरों में डिवाइड करती हैं, टीचर्स के बाद जो पावर है वो मॉनिटर्स में डिवाइड करती हैं। ऐसे ही एक हायरार्की बनी होती है जिसमें सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट के बाद एक लोकल गवर्नमेंट होती है, उसको पावर दी जाती है। दिस इज कॉल्ड डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर. The basic idea behind decentralization is that there are a large number of problems and issues which are best settled at the local level. बहुत चीज़ें ऐसी हैं जो आपकी क्लासरूम में ही सॉल्व हो सकती है ना, प्रिंसिपल मैम सॉल्व नहीं कर सकती। तो इसी तरह बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो लोकल लेवल पर ही सॉल्व हो सकती हैं। आपकी गली में नाली नहीं बनी या कुछ और, तो ये समस्याएं प्रधानमंत्री या कोई और जाकर थोड़ी सॉल्व करेगा, ये आपके लोकल लेवल पर ही जो लोग आपने चुने हुए हैं वो सॉल्व करेंगे। अ मेजर स्टेप टुवर्ड्स डिसेंट्रलाइजेशन वाज टेकन इन 1992। 1992 में पहली बार डिसेंट्रलाइजेशन की तरफ पहला कदम उठाया गया और उसकी वजह से बनी पंचायत इन विलेजेस एंड म्यूनिसिपैलिटीज एंड अर्बन एरियाज वर सेटअप इन द स्टेट्स। पंचायत बनी और म्यूनिसिपैलिटीज बनी। चलिए, ये थी वर्कशीट में बताया गया हाउ डज डिसेंट्रलाइजेशन, कैसे हुआ कॉलिशन गवर्नमेंट का 1990 के बाद कॉलिशन गवर्नमेंट का आगमन और उसी के साथ हुआ स्टेट गवर्नमेंट्स की ऑटोनॉमी की इज्जत होने लगी। और फिर उसके बाद हुआ डिसेंट्रलाइजेशन 1992 में, जिसमें पंचायत और म्यूनिसिपैलिटीज़ को वैलिडिटी मिली और वो बनाई गई। पहला क्वेश्चन कहता है हाउ डज फैक्टर्स अदर देन कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस अफेक्ट द फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। गिव सम एग्जांपल्स। एग्जांपल देने मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन के अलावा भी बहुत सारे फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट में फैक्टर्स हैं जो सेंटर और स्टेट के रिलेशंस को डिवाइड करते हैं, जैसे कि रूलिंग पार्टीज़ का नेचर। अगर प्रॉपरली फॉलो नहीं किया जाए कानून को प्रॉपरली, इन केस प्रिंसिपल, देखो यहाँ पर पहली लाइन में लिखा भी है like it depends on how do ruling parties and its leader follow the principles of federal system of government. is it okay? ठीक है, एग्जाम्पल लेना है। एग्जाम्पल कैसे लिख सकते हैं, मान लो 2 स्टेट्स के बीच में, मान लो अभी यहाँ पर दिल्ली में केजरीवाल सरकार है और सेंटर में मोदी गवर्नमेंट है। तो क्या होता है बच्चे, जब भी 2 गवर्नमेंट पॉलिसीज़ होती हैं, जैसे एक ही चीज़ पर दोनों गवर्नमेंट अगर कोई डिसीजन लेती हैं तो हमेशा एक टसल की सिचुएशन होती है। ये टसल इतना ज़्यादा नहीं होता अगर यहाँ भी बीजेपी गवर्नमेंट होती है और सेंटर में भी बीजेपी गवर्नमेंट होती है, या फिर यहाँ पर जैसे आप गवर्नमेंट है ऐसे ही सेंटर पर भी आप गवर्नमेंट होती। तो क्या होता है, जब भी अलग अलग
अलग पार्टीज़ अलग अलग सेंटर और स्टेट लेवल में होती हैं, तो फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट्स में थोड़ी सी टसल होती है, थोड़ा सा उनका खींचातानी चलती रहती है. द रिस्पेक्ट फॉर द ऑटोनॉमी ऑफ स्टेट्स हैज़ इंक्रीज इन द एरा ऑफ कोalition गवर्नमेंट. व्हाई डू यू सी सच एन इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट? देखिए, जब रीजनल पार्टीज़ बनी, छोटी छोटी पार्टीज़ बनी, पहले क्या था, एक ही पार्टी थी, फिर छोटी छोटी पार्टीज़ बनी, छोटी छोटी पार्टी, इस स्टेट से ये वाली पार्टी, 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 क्या हुआ, इन सब पार्टीज़ ने मिलकर क्या हुआ, कोalition गवर्नमेंट बनाई सेंटर पर. तो क्या हुआ, जो ये स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव्स थे, जो स्टेट से आ रहे लोग थे, इनकी वैल्यू होने लगी, इनकी पहचान होने लगी. और अगर ये सेंटर के, ये स्टेट के लोग सेंटर तक पहुँचे तो ये स्टेट के मुद्दों को भी वहाँ पर अपने मुद्दों को उठाने लगे कि हमें सरकार ये नहीं करने देती या हमें सरकार ऐसे फंक्शन नहीं करने देती. तो क्या हुआ, इनको थोड़ी सी ऑटोनॉमी मिलनी शुरू हुई, इनके पास जो पावर्स थी वो बढ़नी शुरू हुई, और इनको ये भी रियलाइज़ होना शुरू हुआ कि अपनी पावर्स को कैसे एग्जीक्यूट कर सकते हैं. हाउ कैन दे एग्जीक्यूट देयर पावर्स. नेक्स्ट एग्जाम्पल, नेक्स्ट क्वेश्चन, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ कोalition गवर्नमेंट विच रूल्स इन अ स्टेट एट प्रेजेंट, विच पॉलिटिकल पार्टीज आर मेंबर्स ऑफ दिस कोalition गवर्नमेंट. देखिए, दिल्ली में तो नहीं है कोalition, अभी कोalition गवर्नमेंट कहाँ है, अभी कोalition गवर्नमेंट राजस्थान में मान सकते हैं, क्योंकि राजस्थान में अशोक गहलोत जी की सरकार है, जो काफ़ी अभी चर्चा में भी चल रही थी, वहाँ पर थोड़ी खींचातानी चल रही है. तो अशोक गहलोत जी को 6 BSP मेंबर्स ने, BSP है बहुजन समाज पार्टी, वहाँ के 6 लोगों ने सपोर्ट दिया हुआ है. तो वहाँ पर हम मान सकते हैं कि राजस्थान में कोalition गवर्नमेंट है, क्योंकि अभी तो दिल्ली में तो बिल्कुल क्लियर आम आदमी पार्टी की गवर्नमेंट है. यूपी में भी सीधे बीजेपी की गवर्नमेंट है, कोई सपोर्ट की ज़रूरत नहीं पड़ी बीजेपी को. तो शायद राजस्थान में हम कह सकते हैं वहाँ कांग्रेस की सरकार है, अशोक गहलोत जी की सरकार है. हालांकि उनका नंबर काउंट पूरा है, फिर भी BSP के 6 लोगों ने, बहुजन समाज पार्टी के लोगों से उन्होंने सपोर्ट 6 लोगों ने लिया हुआ, 6 MLAs ने. तो आप राजस्थान गवर्नमेंट का एग्जाम्पल यहाँ लिख सकते हैं. वाई इज़ इट इम्पॉर्टेंट टू डिसेंट्रलाइज पावर. देखिए, पावर को डिसेंट्रलाइज करना क्यों ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है बेटा, क्योंकि जो लोकल मुद्दे हैं, द बेसिक आइडिया बिहाइंड डिसेंट्रलाइज, देयर इज लार्ज नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स एंड इश्यूज विच आर बेस्ट सेटल्ड एट द लोकल लेवल. कुछ मुद्दे ऐसे हैं, बहुत सारे, कुछ क्या बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जिसको लोकल लेवल पर ही सुधारा जा सकता है, वहीं से कुछ हो सकता है. सीधे प्रधानमंत्री या मिनिस्ट्री ऑफ HRD या कोई भी ऐसे बारे में कुछ नहीं कर सकता. आई होप आई एम एबल टू एक्सप्लेन द वर्कशीट टू यू. इन केस ऑफ एनी डाउट प्लीज़ कमेंट कीजिएगा. बिल्कुल क्लियर है, कोई खास ऐसा वो नहीं है, बर्डन नहीं है, छोटा सा पैराग्राफ है और 2-4 क्वेश्चन है. ठीक है, आई होप आपको समझ में आया. अगर कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा. मिलते हैं राखी के बाद, तब तक ईद मनाइए, फिर संडे मनाइए और फिर राखी मनाइए, फिर मिलते हैं ट्यूसडे को. थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे, कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग. हैप्पी राखी बेटा, बाय.